नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है साया। मसूरी की पहाड़ियां अपने मनमोहक नज़ारों के लिए मशहूर थीं, लेकिन इन खूबसूरत पहाड़ों के पीछे दबी थी एक खौफनाक कहानी, जिसे गांव के बूढ़े कभी कभी रातों को अलाव के सामने सुनाया करते थे। कहानी थी चंद्रपुर गांव की, जो मसूरी की तलहटी में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। चंद्रपुर गांव में रहने वाले रमाकांत सालों से जंगल विभाग में वनरक्षक के पद पर तैनात थे। उनकी ईमानदारी और जंगल की रक्षा के लिए उन्हें जाना जाता था। एक रात गश्त के दौरान जंगल के घने इलाके में उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी औरत के रोने जैसी थी। रमाकांत सतर्क हो गए और आवाज की तरफ बढ़ने लगे। पेड़ों के झुंड के पीछे पहुंचकर उन्हें एक डरावनी तस्वीर देखने को मिली। एक बुजुर्ग महिला जमीन पर गिरी हुई थी और उनके ऊपर एक भयानक दिखने वाला जीव खड़ा था। उस जीव की आंखें जल रही थीं और उसके दांत नुकीले थे। रमाकांत बिना कुछ सोचे समझे उस जीव पर चीख कर भगा दिया। वह घायल महिला को उठाकर अपने घर ले आए। महिला का नाम दुलारी था और वो पास के ही एक गांव की रहने वाली थी। दुलारी ने बताया कि जंगल में उन्हें एक अजीब सा आदमी मिला था, जिसने उन्हें जंगल के अंदर तक खींच लिया। रमाकांत को लगा शायद वो वही जीव था जिससे उन्होंने दुलारी को बचाया था। अगले कुछ दिनों में गांव में ऐसी ही कई घटनाएं होने लगीं। लोग जंगल जाने से डरने लगे। गांव के मुखिया ने रमाकांत से मदद मांगी। रमाकांत इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुके थे। उन्होंने दुलारी से उस जीव के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश की। दुलारी ने बताया कि जब उसने उस जीव को देखा था तो उसने एक अजीब सी गंध भी सूंघी थी, सड़ने का सा। रमाकांत को एक ख्याल आया। जंगल के उस हिस्से में सालों पहले एक भयंकर तूफान आया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। शायद उन मृत शरीरों को दफनाने के बजाय जंगल में ही कहीं छोड़ दिया गया होगा और अब उनकी आत्मा भटक रही होगी। रमाकांत गांव के कुछ बहादुर लोगों के साथ उस इलाके की ओर रवाना हुए। जंगल में उन्हें एक गहरी खाई मिली, जिसके आसपास हवा में एक सड़ने की दुर्गंध फैली हुई थी। जैसे ही वो खाई के पास पहुंचे, उन्हें वहां कई टूटी फूटी हड्डियां और कपड़ों के चिथड़े बिखरे हुए दिखाई दिए। रमाकांत को समझते देर न लगी कि ये उसी तूफान में मारे गए लोगों के अवशेष हैं। उसी वक्त उन्हें एक अजीब सी हरकत खाई के अंदर से महसूस हुई। वो जीव फिर से सामने आ चुका था। इस बार वो पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। रमाकांत और उनके साथियों ने मशालों की रोशनी से उस जीव को घेर लिया। रमाकांत ने गांव के बुजुर्गों से सुनी हुई बातों को याद किया। कहा जाता था कि आत्माओं को शांति दिलाने के लिए उनके अंतिम संस्कार पूरे रिवाज के साथ किए जाने चाहिए। उन्होंने जंगल के कर्मचारियों और गांव वालों की मदद से उन अवशेषों का अंतिम संस्कार किया। पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार किया गया और चिता को अग्नि दी गई। जैसे ही आग भड़की, उस जीव की चीख जंगल में गूंज उठी और फिर धीरे धीरे वो चीख कम होती गई और आखिर में पूरी तरह से खामोश हो गई। आग धीमी पड़ने लगी और राख ही बच गई। रमाकांत और उनके साथियों ने राहत की सांस ली। उन्हें विश्वास हो गया था कि उन्होंने उस भयानक जीव से और उसके पीछे छिपे रहस्य से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लिया है। चंद्रपुर गांव में एक बार फिर से शांति स्थापित हो गई। रमाकांत को गांव के लोगों ने उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया। दुलारी भी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थीं। रमाकांत को खुशी थी कि उन्होंने न सिर्फ गांव को बचाया था, बल्कि बेचारी आत्माओं को भी मोक्ष दिलाया था। कुछ समय बीता, सब कुछ सामान्य लग रहा था। एक शाम रमाकांत जंगल की शाम की सैर पर निकले हुए थे। सूरज ढल चुका था और जंगल में अंधेरा छा रहा था। तभी उन्हें फिर से वही सड़ने जैसी गंध आने लगी। उन्हें लगा शायद उनकी कल्पना हो रही है, लेकिन अगले ही पल उन्हें जंगल में किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी औरत की थी, लेकिन वो हंसी किसी मीठे गीत की तरह नहीं, बल्कि किसी की खौफनाक हंसी की तरह थी। रमाकांत सतर्क हो गए। वह धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगे। पेड़ों के झुंड के पीछे पहुंचने पर उन्होंने एक डरावनी तस्वीर देखी। एक खूबसूरत सी महिला पेड़ से टिकी हुई खड़ी थी। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी।
रमाकांत को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने सामने देख रहे हैं। वो महिला दुलारी थीं, लेकिन पहले से बिल्कुल अलग। दुलारी की खूबसूरत आंखें अब लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उसकी आवाज भी पहले जैसी नहीं रही थी, वो किसी और ही की आवाज लग रही थी। रमाकांत को लगा कि शायद दुलारी पर किसी आत्मा का साया पड़ गया है। दुलारी धीरे धीरे रमाकांत की तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, मानो उसका शरीर उसके बस में न हो। रमाकांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी दुलारी के मुंह से अजीब सी आवाज निकली, रमाकांत, तुमने हमें मुक्ति दिलाई, लेकिन एक को भूल गए। रमाकांत के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गए थे कि दुलारी के शरीर में उस तूफान में मारी गई किसी महिला की आत्मा का साया है, और वो उस आत्मा को तारना भूल गए थे। अभी रमाकांत कुछ सोच ही पाते कि दुलारी उन पर झपट्टा मारने के लिए आगे बढ़ी। रमाकांत ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनका पैर किसी जड़ से उलझ गया और वो गिर पड़े। दुलारी उनके ऊपर आ चुकी थी और उसके नुकीले नाखून रमाकांत की गर्दन को छूने ही वाले थे। तभी अचानक जंगल में तेज रोशनी फैल गई। पेड़ों की डालों पर सैकड़ों की संख्या में जुगनू चमक रहे थे। उनकी रोशनी इतनी तेज थी कि जंगल में दिन जैसा उजाला हो गया। दुलारी उस रोशनी को सह नहीं पाई और पीछे हट गई। उस मौके का फायदा उठाते हुए रमाकांत ने वहां से भागने की कोशिश की। वो जंगल से बाहर की तरफ भागे और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उन्हें नहीं पता था कि वो जुगनू कहां से आए थे और क्यों उसकी मदद की, लेकिन उनकी वजह से उनकी जान बच गई थी। घर पहुंचने के बाद रमाकांत बुरी तरह से सहमे हुए थे। उन्होंने पूरी घटना गांव के मुखिया और बुजुर्गों को बताई। बुजुर्गों ने कहा कि शायद उस तूफान में मारी गई सभी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली थी और उनमें से कुछ अभी भी भटक रही हैं। उन्होंने रमाकांत को सलाह दी कि वो जंगल में अकेले न जाएं और हमेशा किसी साथी के साथ ही जाएं। रमाकांत ने भी यही फैसला किया। उन्होंने गांव के कुछ युवाओं को जंगल की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया और उन्हें जंगल की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी। धीरे धीरे गांव के लोग जंगल में जाने से डरना कम करने लगे। रमाकांत को भी दुलारी या उस भयानक जीव का सामना फिर कभी नहीं करना पड़ा। लेकिन जंगल में क्या हुआ था, यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या वाकई दुलारी पर किसी आत्मा का साया था, या फिर यह सब रमाकांत की कल्पना थी? यह सवाल आज भी रमाकांत को परेशान करते हैं। पहाड़ों का साया, यह कहानी डर और रहस्य से भरी हुई है। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और मृतकों का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।